Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, in our previous class we have already completed chemical bonding and today we will discuss a new chapter that will be the states of matter. Means last class में हम लोगों ने chemical bonding को discuss कर लिया था और finish कर लिया था. आज की क्लास में हम लोगों को states of matter यानी न्यू चैप्टर डिस्कस करना है जो आपकी फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर है. बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करने के लिए एक्चुअल में नाम ही क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं पहले हमको वहाँ इसको डिस्कस करना है. तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर की जो होती हैं वो बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं. मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वहीं पर अगर मैं बात करूं तो मैटर गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. बेसिकली अगर मैं और ज़्यादा सॉलिड के बारे में बात करूं तो सॉलिड हम 12th में हमारी 12th की फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है, फर्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट है जो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें गैसियस स्टेट डिस्कस करनी है और गैसियस के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर लिक्विड पार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं जनरल प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड गैस की स्टार्ट ना करके हम यहाँ से जो आज स्टार्ट करेंगे वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, वो हमारा टॉपिक रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं. पहले हम यहाँ से इस चैप्टर का डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो मैं बोल सकता हूँ दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दीज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, these are the force of attraction and repulsion between interacting particles. अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, तो ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एटम्स के बीच में अप्लाई किया जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस. कौन सा? इंटर एटॉमिक फोर्सेस. और अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होगा तो वो कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. दूसरी बात, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इसके लिए हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ वीक वैंडरवाल फोर्सेस. यानी एक्चुअल में ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं. और ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था. किस नाम से? वीक वंडरवाल फोर्सेस के नाम से. तो ये जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर हम फोर्सेस पढ़ेंगे वो सब किसके पार्ट है? वीक वंडरवाल फोर्सेस के पार्ट है. लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमें डिस्कस करना है और एनसीईआरटी भी यहीं से स्टार्ट हुआ है हमारा ये चैप्टर. तो हम अगर बात करें तो ये फोर्सेस कितने तरीके के हैं या हमें कौन कौन से डिस्कस करने हैं. तो फर्स्ट वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, फर्स्ट फोर्स होती है हमारे पास डिस्पर्जन फोर्स. फर्स्ट फोर्स को जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी डिस्पर्जन फोर्स. और इस डिस्पर्जन फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है लंडन फोर्स. तो हम लंडन फोर्स प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर हम इसे डिस्पर्जन फोर्स प्रोनाउंस कर सकते हैं. सेकेंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो हमारे पास होगा डायपोल इंट्रैक्शन बोल दें या फिर हम कहें डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इंट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद बारी आती है थर्ड जो हमारे पास है वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन. और एक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल में हम अभी प्रीवियस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक्चुअल में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. वहाँ भी हम लोगों ने इस पार्ट को डिस्कस किया था और यहाँ भी हम लोग इस पार्ट को डिस्कस कर लेंगे. तो होप आपको पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्लियर हो गई होंगी. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. मीन्स ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कई बार ये वो इंट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो इंट्रैक्शन है जो अट्रैक्शन के थ्रू भी डेवलप होता है और बहुत सारे केसेस में रिपल्शन के थ्रू भी डेवलप होता है. और ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है. ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली वो वीक फोर्स है जो
अट्रैक्शन के थ्रू भी कई बार डेवलप होती है और कुछ केसेस में रिपल्शन के थ्रू भी डेवलप होती है। और ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये किसका पार्ट होता है? तो ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। अब इसको फर्दर जब हम पार्ट में बांटते हैं तो फर्स्ट होता है हमारे पास डिस्पर्जन फोर्स, सेकंड होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और थर्ड होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, और फोर्थ हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ फोर्थ पार्ट यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फोर्थ हमारा पार्ट होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वन बाय वन अब हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। ये है एक्चुअल बॉन्ड्स, एक्चुअल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये एक्चुअल बॉन्ड जो है ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब वन बाय वन हम फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? तो वो है हमारे पास डिस्पर्जन फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है या डिस्पर्जन फोर्स को समझते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और डिस्पर्जन फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? एक और नाम क्या देते हैं? लंडन फोर्स। लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? लंडन फोर्स बोलते हैं। अब डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स की जब बात होती है बच्चों, तो आपको समझना है। कैसे? समझिए, हमारे पास दो एटम्स हैं। सपोज करते हैं एटम ए है और एक और एटम है जो कि एटम बी है। एक एटम ए है और एक एटम बी है। और इस एटम में ये सिमेट्रिकल एटम है। सिमेट्रिकल एटम का मतलब यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सारी तरफ सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि हमने पढ़ा है, एटम की स्टडी की है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं अपनी अपनी पाथ पर। जब वो अपनी अपनी पाथ पर मूव करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डेवलप्ड हो सकती है। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता है। एक मधुमक्खी का छत्ता है, उस छत्ते पर, ठीक है, हनी बीज मधुमक्खी का छत्ता है और उस छत्ते पर बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। सपोज करते हैं हमने वो छत्ता हिला दिया। तो अगर हमने वो छत्ता हिला दिया तो क्या होगा? हनी बी का वो जो घर है उसको हिला दिया तो हनी बीज उड़ेंगी। अब प्रोबेबिलिटी है, सपोज करते हैं वो उस छत्ते के आसपास उड़ रही होंगी, बहुत तेजी से उड़ रही होंगी। तो हम क्या, देखिए सपोज करते हैं छत्ता था, हमने उसे हिला दिया तो क्या होगा? हनी बीज यहाँ घूम रही होंगी, बहुत तेजी से घूम रही होंगी, यहाँ आसपास घूम रही होंगी। उसके अब होगा क्या? हम कहते हैं कि एनी हाउ रेंडमली या हम कहें कि मोमेंटरीली मीन्स किसी एक पॉइंट पर, किसी एक कंडीशन पर, क्या ऐसा हो सकता है कि सारी मधुमक्खियां एक साइड ज़्यादा इकट्ठी हो जाए? सारी मधुमक्खियां एक साइड ज़्यादा इकट्ठी हो जाए और एक साइड बहुत कम हो। तो एक साइड ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि डिस्पर्जन फोर्स में भी कुछ ऐसी होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन एनी हाउ किसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी मोमेंट पर क्या हुआ? एक साइड ज़्यादा हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इस एटम पर एक साइड में बढ़ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बढ़ने से ये एटम कैसा हो जाएगा? अगर नेगेटिव चार्ज इस साइड ज़्यादा बढ़ गया सपोज करते हैं तो ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। इसका एक टर्मिनल क्या हो जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। और अगर ये पार्ट यहाँ नेगेटिव पार्ट ज़्यादा आ गया तो इस पॉजिटिव ये इससे मूव होगा, दूर होगा, और इसका दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। तो हुआ क्या कि मोमेंटरीली, रैंडमली हम ये मानकर चलते हैं कि ऐसी पोजीशन आती है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक साइड में हो जाते हैं। जैसे यानी मधुमक्खियाँ सारी एक साइड में आ गई, जिसकी वजह से एक टर्मिनल ये डायपोल क्रिएट हो गया और एक टर्मिनल नेगेटिव हो गया और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव को थोड़ा थोड़ा सा अट्रैक्ट करने लगेगा और अट्रैक्ट करने की वजह से इसके पॉजिटिव को अपनी ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट करना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। और इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये जो यहाँ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दिस इज द डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स, यानी डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स वो फोर्स होती है जो दो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बीच में लगती है और ये मोमेंटरीली होती है। इट इज टेम्परेरी,
इट इज टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि हमने कहा कि अगर हम हनी बीज से एग्जांपल ले रहे हैं तो हनी बीज रेगुलर यहाँ नहीं होंगी, वो एक रैंडम एक माइन्यूट सेकंड के लिए मोमेंट के लिए एक जगह इकट्ठी हुई होंगी और उसके बाद हो सकता है वो वापस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगी हों, यानी मूव करने लगी हों, जिसकी वजह से जैसे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और मॉलिक्यूल वापस अपनी सिमेट्रिकल पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि इट इज टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो सिमेट्रिकल पार्टिकल्स के बीच में लगता है और एक रैंडम मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक जगह इकट्ठा होने की वजह से मॉलिक्यूल एक टर्मिनल पार्शियली नेगेटिव और दूसरा टर्मिनल पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, जो दूसरे को क्या करता है अट्रैक्ट करने लगता है और दो एटम्स के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। उसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। तो होप आपको ये डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड फोर्स की, जो कि यहाँ पर होगा सेकेंड फोर्स। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सेकेंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा स्टूडेंट, ये टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सेकेंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या है? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी हम इसको बोलते हैं। अब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हमारे पास ऑलरेडी मॉलिक्यूल ऐसा है जो स्टेबल है, जो बॉन्डिंग कर चुका है, अपना ऑक्टेट और फुलफिल्ड डुप्लेट कर चुका है, और उसके बाद वो किसी दूसरे स्टेबल मॉलिक्यूल को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल था, तो हमें पता है HCl का मॉलिक्यूल तो स्टेबल मॉलिक्यूल है। कैसे? हाइड्रोजन के पास इनिशियली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, Cl के पास इनिशियली 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और Cl को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड थी जो Cl ने इसके साथ शेयर कर लिया। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए नीड थी तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया और इनके बीच में HCl फॉर्म हो गया और HCl बन गया और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन हमें पता है कि Cl जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। और अभी हम पिछले 3rd चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो मॉलिक्यूल का एक टर्मिनल पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, वहीं दूसरा टर्मिनल पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। तो HCl का मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे डायपोल होगा, ऑलरेडी डायपोल बन चुका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। हम कह रहे हैं कि ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, वहीं पर दूसरा HCl का अगर मैं मॉलिक्यूल बनाऊं तो दूसरा HCl के मॉलिक्यूल में भी तो कुछ इसी तरीके से होगा कि इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा वहीं दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा। जबकि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी के बावजूद भी इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव टर्मिनल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। और यहाँ जो ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट डेवलप होगा, यहाँ जो ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ये क्या होगा? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगा। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब कोई पोलर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ऑलरेडी डायपोल क्रिएटेड है दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के को अपनी ओर एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगेंगी। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों नहीं लगेंगी? क्योंकि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, परमानेंट नहीं जुड़ना चाहते हैं। परमानेंट तो ये जुड़ चुके हैं, ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ऑपोजिट चार्ज की वजह से इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट इज डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। अभी जो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है एनसीईआरटी में यहाँ डिस्कस किया गया है कि यहाँ जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये जो डायपोल डायपोल वाले पार्टिकल्स होते हैं, ये 2 तरीके के पार्टिकल, यानी यहाँ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन 2 तरीके के पार्टिकल्स में डेवलप होता है। कई बार स्टेशनरी पार्टिकल्स में, स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स में भी डेवलप होता है, ये स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स में भी डेवलप होता है, और ये रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स में भी डेवलप होता है। ये रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स में भी डेवलप होता है। अब स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं? स्टेशनरी वन रुके हुए, तो वो सॉलिड में होंगे एज अ सॉलिड। जब मॉलिक्यूल सॉलिड होगा एज अ सॉलिड, और रोटेटरी तो लिक्विड और गैसेस में हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्टेशनरी मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके पास जो इंट्रैक्शन होता है, या इनकी इंट्रैक्शन को कहूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर कहूँ मैं इंट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको मैं बोल रहा हूँ इंट्रैक्शन, ये जो इंट्रैक्शन है
या पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या होती है, इसका रिलेशन जो होता है वो r³ होता है। कैसे, किसके लिए, किन के लिए होता है, स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए, स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए। यानी एनसीईआरटी में जिक्र है और आपके नीट में 2014-15 में क्वेश्चन आया है कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंटरेक्शन ऑफ स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स, किस केस में, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के केस में जो इंटरेक्शन होता है वो उनकी डिस्टेंस से क्या रिलेशन रखता है, 1/r³ का। यहाँ r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है, r यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होती है। तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और इंटरेक्शन के बीच में, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और इंटरेक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, 1/r³ का है। तो किस केस में, स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स के केस में। वहीं रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स के केस में, रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स के केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी या फिर मैं कहूँ इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन जो है और उनकी डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो रिलेशन होता है वो 1/r⁶, यानी उनके बीच की डिस्टेंस का, डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और उनके बीच में लगने वाले इंटरेक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1/r⁶ के बराबर होता है। ये आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से डिस्कस्ड है। तो होप आपको ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी क्लियर हुआ होगा। छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ कि जो हमने देखा था लंडन फोर्स किसके बीच में, एटम्स के बीच में लग रही थी। दो एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्स जो थी, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो क्या था, लंडन फोर्स। यानी एटम्स के बीच में हमेशा लंडन फोर्स लगेगी। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन जब होता है, और वो भी कैसे मॉलिक्यूल्स, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियली चार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब पार्शियली चार्ज दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हों जो ऑलरेडी पार्शियली चार्ज्ड हो और उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो, तो वहाँ कौन सा इंटरेक्शन होगा, वहाँ होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और अगर कहीं दो एटम्स हैं जो सिमिट्रिकल हैं, इनिशियली सिमिट्रिकल है और उन पर रैंडमली एनी हाउ चार्ज आया है, किसी वजह से चार्ज आया है, तो वहाँ कौन सा इंटरेक्शन होगा, वहाँ पर होगा डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस भी था और ये दोनों ही क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और ये तो बिल्कुल ही टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा इंटरेक्शन डिस्कस हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसके बाद हम थर्ड इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे और थर्ड इंटरेक्शन जो हमारे पास है वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल। ये जो डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन है, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, अब ये कैसा है, तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि इसके लिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं। डायपोल इंड्यूस डायपोल का मतलब है कि आपकी क्लास में दो स्टूडेंट हैं, एक आप हैं जो बहुत होशियार हैं और एक आपका एक फ्रेंड है जो बहुत पढ़ने में तो अच्छा नहीं है लेकिन वैसे आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्लास में आने का मन नहीं करता। वो रोज़ क्या करता है, वो रोज़ स्कूल, घर से तो चलता है स्कूल के लिए लेकिन स्कूल पहुँचता नहीं है। यानी आपकी भाषा में उसे क्या बोलते हैं, आज तो गोल पे है सर, आज तो वो आज आया नहीं, कहाँ है भाई सर, गोल पे। गोल का मतलब इधर उधर घूम रहा है, स्कूल नहीं आया है। तो क्या है कि एक स्टूडेंट है ए जो कि क्या है, जो गोल है, जो स्कूल से आज गोल है, गोल का मतलब गायब है। और एक स्टूडेंट बी है जो आप हो, बहुत अच्छे हो, पढ़ने में बहुत अच्छे हो, पढ़ाई करते हो, रेगुलर स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो, जाते हो, चलो विश्वास कर लेता हूँ आप पे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। तो क्या हुआ, ये स्टूडेंट ऐसा है जो रेगुलर स्टूडेंट है। अब हुआ क्या कि ये रोज गोल मारे, आज गोल मारा, कल गोल मारा, परसों आया स्कूल और परसों इस बी के पास बैठा, आपके पास बैठा और आपको स्टोरी सुना रहा है। इस बी को रोज स्टोरी, यार आज तो मैं वहाँ गया था, आज तो हम वहाँ गए थे, आज तो हमने इतनी मस्ती करी, आज तो मूवी गए थे, आज तो ये हुआ था, आज तो वो हुआ था, आज तो वो लड़की थी ना उसे भी छेड़ा था, ये करा था, वो करा था। ठीक है, हमने आज मूवी देखी थी, आज हम वहाँ गए थे, ये गए थे, वो देखा हमने, ये देखा। तो रोज़ इसको सुनाए, रोज़ स्टोरी सुनाए। अब हुआ क्या कि एक दिन इसने सुनी, इसको अच्छी लगी, ये दूसरे दिन, फिर 2 दिन ये फिर गया, तीसरे दिन फिर आया, तो ये बी पूछने लगा कि अच्छा आज क्या किया भाई, 2 दिन से कहाँ गए थे, पिछली बार तो वाली मूवी देखी थी, इस बार कौन सी मूवी देखी, इस बार किस लड़की के पीछे गए थे, है ना। तो सारी, अब ये इसको भी इंटरेस्ट आने लगा और ये इसकी स्टोरी पूछने लगा। ठीक है, होते होते इसको भी इसकी स्टोरी में
मज़ा आने लगा। और एक दिन इसने कहा कि ऐसा करते हैं ना, एक बार तू भी चल के देख। इसने इससे कहा एक बार तू भी चल के देख, बहुत मज़ा आता है यार। अरे नहीं यार, मेरे पापा को पता लग गया, बहुत मारेंगे, स्कूल भी छुड़वा देंगे। अरे नहीं तू चल, बहुत बहुत मज़ा आता है। तो ये भी क्या हुआ, एक दिन इसका भी मन कर पड़ा, चल एक दिन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन में कौन सा डिप्टी बन जाएंगे, चलो देख लेते हैं। तो इसने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी आज गोल मारूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इसको क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस मीन्स प्रेरित कर दिया, किस चीज़ के लिए, गोल मारने के लिए। अब ये जो ए था, ये इस ए को मैं कंपेयर कर रहा हूँ डायपोल से, यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो ऑलरेडी डायपोल है, जैसे HCl टाइप का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका तो डायपोल ऑलरेडी बना हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक टर्मिनल पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। तो ये क्या है, डायपोलर मॉलिक्यूल था, ठीक है, जो गोल मारता था रोज। बी क्या था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था। इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसका कोई डायपोल नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर घूम रहे हैं, ये रेगुलर स्टूडेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन हुआ क्या, इसके नेगेटिव ने रोज इसको पॉजिटिव को नई नई कहानी सुनाई और अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। धीरे धीरे ये बी भी इसकी तरफ अट्रैक्शन में आने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि बी ने डिसाइड कर ही लिया कि एक दिन मैं भी ट्राई कर लूँ गोल मारने का, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से परमानेंटली कुछ समय के लिए अट्रैक्ट हो गया। क्या हुआ कि ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, और इसका जो टर्मिनल था इसको इसने क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। इसको इंड्यूस कर दिया, ए ने बी को इंड्यूस करा था ना, स्टोरी सुना सुना के, ऐसी इसने इसको इंड्यूस करा अपने चार्ज से खींच खींच के, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर मूव हो गया और ये कुछ समय के लिए टेम्परेरीली पार्शियली पॉजिटिव, यानी एक दिन के लिए इसने भी गोल मार ही लिया। ये पार्शियली पॉजिटिव हो गया और ये पार्शियली नेगेटिव हो गया, और दोनों मूवी देखने चले गए। तो जब मूवी देखने चले गए तो सीधी सी बात है, दोस्ती अच्छी हो गई, तो इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया तो इस समय जो यहाँ जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल। डायपोल क्यों, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी डायपोलर था, तो इसकी वजह से डायपोल। इसने इसको क्या किया, इंड्यूस किया, तो इसको हो गया डायपोल इंड्यूस। और इंड्यूस करने के बाद इस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पर क्या बना दिया, डायपोल। तो डायपोल इंड्यूस डायपोल, तो यहाँ क्या लग गया, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन काम करने लगा, जो कि एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। एक दो दिन तो इसने जाके बस ये ट्राई करने के लिए गया था इसके साथ, फिर इसको लगा नहीं भाई इस काम में कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो पढ़ लिख के IAS बनूंगा। तो सीधी सी बात है, वो इंटरेक्शन कुछ दिन बाद टूट गया, ये वापस सिमेट्रिकल हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन में फोर्स लगता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, डायपोल इंड्यूस डायपोल। होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस आप ये वाला एग्जांपल याद कर लेना, आपका पड़ोसी जो है ना वो ए है, डायपोलर है, आपको प्रेरित कर रहा है गोल मारने के लिए, और आप कैसे हो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। तो आपको डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इस फोर्स, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। अब डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन के बाद हमारे पास लास्ट इंटरेक्शन आता है। हालांकि ये इंटरेक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस नाम से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने कहाँ डिस्कस करी थी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों ने अभी लास्ट प्रीवियस चैप्टर में ही डिस्कस करी है, तो इसको ज़्यादा समय नहीं देंगे, बस इसकी डेफिनेशन से इसको कवर करते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो हम कहेंगे दिस इज़ द स्पेशल केस ऑफ डायपोल, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। पहली बात कि ये एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का स्पेशल केस है। और अगर डेफिनेशन बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the electrostatic force of attraction between hydrogen and most electronegative atoms। कौन से होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, FON, where hydrogen is bonded to atom of any one of these elements। इन शॉर्ट कहने का मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जब एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा HF
H के आउटर मोस्ट में 1, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, ठीक है। तो क्या होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसने शेयरिंग कर ली, इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और बन गया HF, ठीक है। तो जब एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, वहीं पर अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूँ जो जिसमें दूसरे मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, ये भी यहाँ स्टेबल हैं दोनों, ये भी यहाँ स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट के साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ता है। इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और पहले मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ता है, और इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक पूरा लेक्चर बनाया था लास्ट क्लास में, आप लोग जा सकते हैं, आप वहाँ टाइप कीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय मयंक नागपाल, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, वो लेक्चर में मिल जाएगा। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं ज़्यादा बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हम बस इतना बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे हमने पढ़े थे कौन से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे ये है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से और तीसरा मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ जाए, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, यानी पहले मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन से अटैच हो जाए एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसी तरीके दूसरे मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तीसरे मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन से एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हो जाए, तो ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल से और नेक्स्ट मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, तो इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF के बीच में होती है। अच्छा, हम दिखा देते हैं ऐसे, लेकिन HF के बीच में एक्चुअल में रियल में ऐसे बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और F हमेशा पीक पर रहेगा, प्रैक्टिकली देखा गया। ये जो बॉन्डिंग है, ये वाली डॉटेड वाली जो बॉन्डिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये हमेशा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पीक पर रहेगा और यहाँ एंगल 120 डिग्री होता है, यानी इसको हम बोलते हैं जिगजैग। जो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, जिगजैग बॉन्डिंग होती है HF में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ कहाँ हो जाती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में हो जाती है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल में पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, अगला मॉलिक्यूल देखें तो क्या होगा, हाइड्रोजन OH, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ये कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, अब दूसरा मॉलिक्यूल थर्ड मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, तो ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। यानी जब एक मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल थर्ड मॉलिक्यूल से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगता है और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और पहले मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच ना हो बल्कि एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, उसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं, बहुत डेप्थ में जाके मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूं तो ये एक ही पूरा मॉलिक्यूल एक ही है। तो इस मॉलिक्यूल में ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएगा। देखिए एक ही मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग हुई है ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। वहीं मैं H2O के लिए एक बात और बता दूँ कि H2O जो होता है, H2O के केस में एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल चार बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक वाटर का मॉलिक्यूल ये होगा, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ भी है, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ भी है और एक वाटर का मॉलिक्यूल सपोज करते हैं यहाँ भी है। तो आप देखिए ये मॉलिक्यूल एक बॉन्ड तो यहाँ बना लेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, एक यहाँ बना लेगा, इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। तो आप देखिए एक एटम, एक मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वाटर के केस में ऐसा कुछ होता है, आइस के केस में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इसमें बहुत सारे अमोनिया और वाटर के बीच में हो सकता है, अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, अमोनिया और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन
एंड क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑलमोस्ट कंपैरेबल होती है, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, फिर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट करता है लेकिन क्लोरीन नहीं करता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होने की वजह से, ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से नाइट्रोजन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट करता है या नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है लेकिन क्लोरीन नहीं बनाता है। तो क्यों? तो उसका रीज़न है ड्यू टू लार्ज साइज। ड्यू टू लार्ज साइज मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होनी ही चाहिए एलिमेंट की, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के साथ साथ उसका साइज़ छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, साइज स्मॉल होगा, तभी वो एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में F, O और N ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। आपको ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है Cl का क्यों नहीं, क्योंकि साइज़ बड़ा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही ज़्यादा होती है लेकिन साइज़ बड़ा होता है। दूसरा, क्या कोई ऐसा केस है जहाँ पर क्लोरीन बॉन्ड बनाता है? हाँ, कुछ स्पेशल केस है, या हम कहेंगे एक्सेप्शनल। एक जगह एक्सेप्शनल भी है, एक जगह एक्सेप्शनल भी है जहाँ पर क्लोरीन बॉन्ड बनाता है। वो क्या है? क्लोरल हाइड्रेट में। क्लोरल हाइड्रेट में, क्लोरल हाइड्रेट का मतलब कि यहाँ पर जब इस तरीके, इस मॉलिक्यूल में क्लोरल हाइड्रेट में अगर हम देखते हैं तो क्लोरल हाइड्रेट में क्या होता है, पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा इधर, होप सो। चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ क्लोरल हाइड्रेट, यहाँ बनाता हूँ क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ देखें तो क्या होगा क्लोरल हाइड्रेट, ये, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ा मॉलिक्यूल बड़ा हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इस केस में ये एक स्पेशल केस है जहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो आप इसे नोट बना के लिख लें, क्लोरल हाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, ये एक्सेप्शनल है, अदरवाइज क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ यही बोलना है कि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही नाइट्रोजन के कंपेरेबल होती है लेकिन साइज़ बड़ा होने की वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हम कहें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करता। तो होप आपको ये आज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर। थैंक यू वेरी मच।